तो साथियों जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि महाभारत बैच में अब आपके फिजिक्स की भी क्लासेस चल रही हैं, तो सभी लोग क्या करेंगे, इन क्लासेस को देखने के बाद आपको अपना रिव्यू जरूर देना है कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। ठीक है, तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और हाँ, महाभारत बैच जो आपका चल रहा है ना, इस बैच को आप लोग अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। और साथ ही साथ क्या करिएगा कि जो क्वेश्चंस इसमें हम बता रहे हैं ना, उनका आपको लिख लेना है। उनको लिखने के बाद सारे क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर को बिल्कुल समय गंवाए बिना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान का पेपर आपके लिए है और 346 FW आपके लिए है। तो 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। प्रारंभ के 15 मिनट आपको किसके लिए दिया जाता है, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। और सभी प्रश्न इसमें आपको करना अनिवार्य है। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड आपके हैं। कौन कौन? खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द आपके होंगे, और खंड य आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, खंड अ में आपका ध्यान क्या होगा, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और ये प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। मतलब खंड अ की बात करेंगे तो इसमें सभी आपके क्या होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और सभी क्या होंगे, 1 अंक वाले होंगे। अगर खंड ब की बात करें तो इसमें आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। और खंड स की बात करेंगे तो इसमें आपके लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार के प्रश्न होंगे, जो कि आपके 2 नंबर इसमें आपको मिलेगा। अगर खंड द की बात करें तो लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार के प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंक के होंगे। और खंड य की बात करेंगे तो इसमें आपके जो होंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे। कौन से होंगे? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न इसमें 5 अंक के आपके होंगे। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों को आपको नीचे दिए गए चयनों में से केवल एक प्रश्न ही करना है। मतलब इसमें आपको 2 प्रश्न दिए रहेंगे, एक प्रश्न को आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बनाते हैं और बताते हैं, ताकि आपको एकदम एग्जाम में अच्छी तरीके से समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आप अपने पूरे प्रश्नों को जरूर देखिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। मतलब इसके आपके अर्थ होंगे, सामान्य अर्थ होंगे। जो अर्थ दिए, जैसे क्यू है तो ये आपका गुलाम के लिए, आवेश के लिए ही लिखा जाएगा। ठीक है, आर है तो आर किसके लिए, त्रिज्या के लिए ही लिखा जाएगा, क्योंकि रेडियस होता है ना। तो ये सारे सामान्य अर्थ वाले, मतलब इसका मतलब यही है और कुछ नहीं है। देखिए प्रश्न क्या दे रखा है, दो समान आवेशों Q और Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश प्लस Q रखा जाता है। क्या रखा जाता है? Q और Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु एक आवेश Q रखा जाता है। तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा। इसमें क्या होगा, संतुलन में होगा। यदि Q का मान क्या होगा, यदि Q का मान क्या होगा, +Q/2 होगा। क्या होगा? +Q/2 आपका होगा तब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आवेश और संहति का अनुपात कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश और संहति का आवेश कितना होता है, अगर इसको देखा जाए तो 1.77 इंटू 10⁻11 गुलाम प्रति किलोग्राम होता है। कितना होता है, याद कर लीजिएगा इसको। इलेक्ट्रॉन के आवेश और संहति का अनुपात कितना होता है? 1.77 इंटू 10⁻11 गुलाम प्रति किलोग्राम आपका होता है। वायु में परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे कितने, वायु में परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे एक माइक्रोकुलाम के कितने, एक माइक्रोकुलाम के दो धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो अगर देखा जाए तो इसमें अगर निकाला जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, और इसमें कितना हो जाएगा, 0.9 जूल आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.9 जूल आपका हो जाएगा। वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा? तो वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। कितना होता है? कूलाम प्रति वोल्ट आपका होता है। वैद्युत धारा घनत्व जे तथा अपवाह वेग बीडी में संबंध आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो वैद्युत धारा जे घनत्व और अपवाह वेग बीडी में संबंध क्या होगा, J = NeVD। क्या हो जाएगा? J = NeVD आपका हो जाएगा। ठीक है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि अगर यहाँ पर आपके चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है ना, ये क्या है आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, सभी बिंदु पर क्या है, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं समान है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा ना, मतलब जो लंबवत प्रवेश करता है, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा, मान लीजिए जमा चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन क्या लंबवत प्रवेश करेगा। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे लंबवत प्रवेश किया
तो इसमें जो पथ होगा इसका क्या होगा, वह वृत्ताकार पथ होगा। आपका क्या होगा, वृत्ताकार पथ होगा। खंड ब की बात करते हैं। द्रव्य तरंग किसे कहते हैं? द्रव्य तरंग गतिमान द्रव कण के साथ संबंध तरंग को द्रव्य तरंग कहते हैं। मतलब कि अगर कोई हमारे पास गतिमान द्रव्य है, ठीक है ना, अगर कण के साथ संबद्ध तरंग को क्या कहते हैं? द्रव्य तरंग कहते हैं। de Broglie तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र लिखिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपान पी हो जाएगा, जहां पी क्या है, कण का संवेग है। क्या है? कण का संवेग है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अस्थायी कक्षा किसे कहते हैं? परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की अस्थायी कक्षा होती है किसे कहते हैं? तो उसकी शर्त क्या है, उसकी शर्त क्या है ये आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन की जो अस्थायी कक्षा है वह होती है जिसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता। इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एच अपान टू पाई का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? एच अपान टू पाई का पूर्ण गुणज होता है। जहां एच क्या है, प्लांक नियतांक है। क्या है एच? एच क्या है, प्लांक नियतांक है। इसे क्वांटम प्रतिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्वांटम प्रतिबंध कहते हैं। ठीक है ना। लिथियम नाभिक का प्रतीक क्या होता है? 3Li7 आपका होता है। 3Li7 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन था, कितने न्यूट्रॉन है? तो अगर इसमें देखा जाए तो 3 प्रोटॉन होंगे आपके, 4 न्यूट्रॉन आपके होंगे। ठीक है ना। क्या होंगे? 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन आपके होंगे। ठोसों में उपस्थित दो प्रमुख ऊर्जा बैंडों का नाम लिखिए। तो संयोजी बैंड और चालन बैंड आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठोसों में उपस्थित दो प्रमुख ऊर्जा बैंडों का नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा? संयोजी बैंड और चालन बैंड आपका हो जाएगा। कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है? एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2/r²। ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। खंड स की बात करेंगे। ठीक है ना। खंड स में देखिए, देहली आवृत्ति से क्या समझते हो? किससे? देहली आवृत्ति से क्या समझते हो? कार्यफलन W तथा देहली आवृत्ति में संबंध लिखिए। ठीक है। तो देहली आवृत्ति क्या होता है? देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है। क्या है? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर सके। क्या कर सके? धातु सतह से क्या कर सके? इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। इससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु से कोई प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करा पाता। यही इसकी महत्ता है। ठीक है। कार्य करते हैं। कार्य देखिए किसे कहते हैं? फलन। फलन तथा देहली आवृत्ति में संबंध। किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो आवश्यक होती है उस धातु सतह के संगत देहली आवृत्ति V0 कहलाती है। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं, तब धातु का कार्यफलन क्या होगा? W बराबर HV0 आपका हो जाएगा। ठीक है। लुइस दे ब्रॉगली के द्रव्य तरंग की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो दे ब्रॉगली के अनुसार जिस प्रकार विकिरण तरंग तथा कण के लाक्षणिक गुण प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार द्रव्य कणों को भी तरंग की प्रकृति प्रदर्शित करनी चाहिए। अर्थात गतिमान आवेश, गतिमान अवस्था में ध्यान दीजिएगा, गतिमान अवस्था में प्रत्येक द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है जिसे दे ब्रॉगली तरंग कहते हैं। ठीक है। कूलाम के नियम को स्पष्ट कीजिए तथा इसका महत्व बताइए। अथवा दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम के नियम का वर्णन कर तथा सूत्र भी लिखिए। ठीक है। अथवा कूलाम का वैद्युत बल का नियम क्या है, आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रायोगिक निष्कर्षों के आधार पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहा गया। अब देखिए इस नियम में क्या इन्होंने बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किसके किसके बीच? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का परिमाण उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। इस बल की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। क्या होती है? जो इस बल की दिशा है ना, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या होती है? अनुदिश होती है। तथा यदि Q1 व Q2 आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है, कितनी दूरी पर? r दूरी पर स्थित है, तब उनके बीच जो कार्यरत वैद्युत बल होगा क्या होगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r² या F इज इक्वल टू 1/4πε0 k अपान r²। Q1 Q2 अपान r² आपका हो जाए। k का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर? k का मान किस पर निर्भर करता है? आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। महत्व यह नियम छोटे परास की दूरियों लगभग 10⁻11 मीटर तथा नाभिकीय दूरियों
10⁻15 मीटर से लेकर बड़ी परास की दूरियों तक के लिए सत्य है। वेक्टर रूप करेंगे, वेक्टर एफ बराबर एफ इंटू आर कैप। वेक्टर एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, आर का कैप आपका हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य स्थिति में r दूरी पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक दीजिए, अथवा आपका क्या हो जाएगा, आपका इसे ही प्रश्न है, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर p के द्विध्रुव की अक्ष के केंद्र से r दूरी पर वैद्युत विभव का व्यंजक लिखना है आपको। इस वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, देखिए ध्यान दीजिएगा, -q और यहाँ पे +q आपका हो जाएगा, b से एक आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप निकालेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसका आघूर्ण कैपिटल P डॉट है और अक्ष पर बिंदु m और r एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आवेश प्लस q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/AP बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r - L आपका हो जाएगा। आवेश माइनस q के कारण यहाँ पर q होगा, माइनस q के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के -q/BP, यानी कि -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r + L आपका हो जाएगा। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत द्विध्रुव BP बराबर V1 + V2 आपका हो जाएगा। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/r - L -1/r + L आपका हो जाएगा। और यहाँ जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए L इज मच लेस देन R, यानी L स्क्वायर को नगण्य मानते हुए, तो क्या करेंगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/r² आपका हो जाएगा वोल्ट, यानी यहाँ से आप क्या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² आपका हो जाएगा। खंड द की बात करेंगे, खंड द में देखिए, खंड द में क्या हो जाएगा आवेशित संधारित्र में, किसमें, आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए, किसके लिए, संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक दीजिए तथा निम्नांकित परिपथ में संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को गणना कीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो आवेशित संधारित्र की ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या हो जाएगा, जब किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो पहली प्लेट का विभव बढ़ने लगता है, तब आवेशन की इस प्रक्रिया को कार्य करना पड़ता है। पूर्व में उपस्थित आवेश के प्रतिकर्षण के कारण तब किया जाने वाला यह कार्य प्लेटों के बीच वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। माना किसी संधारित्र की धारिता कैपिटल C फैराड है, इसे कैपिटल स्मॉल q के आवेश देने पर विभवांतर V वोल्ट हो जाता है, अतः V बराबर Q/C आपका हो जाएगा। ठीक है, संधारित्र को अति सूक्ष्म आवेश देने पर किया गया कार्य dw बराबर क्या हो जाएगा V dq बराबर Q/C dq आपका हो जाएगा। तब संधारित्र Q1 को Q1 बराबर 0, Q2 बराबर Q तक कुल आवेश देने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा W बराबर इंटीग्रेशन 0 से Q dw बराबर 0 से Q Q/C आपका हो जाएगा। यहाँ पे 1/C कॉमन लेंगे तो Q²/2, 0 से Q यहाँ पर क्या हो जाएगा Q²/2C। ठीक है ना, यह कार्य ही प्लेटों के बीच वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, चलिए चलिए इसमें आगे देखिए, यह कार्य ही प्लेटों के बीच जो होता है ना वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है U बराबर W, यानी Q²/2C, यानी कि हाफ CV² जूल आपका हो जाएगा। अब निम्न परिपथ में जो अस्थायी अवस्था में जो धारा होगी I बराबर E/कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो 10/4 + 1 बराबर 2 एम्पियर आपका हो जाएगा। 4 ओम के सिरों पर जो विभवांतर होगा V = IR आपका हो जाएगा, और 2 × 4 बराबर 8 वोल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, तब संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर हाफ CV² क्या हो जाएगा U बराबर हाफ CV², यानी कि U बराबर हाफ इंटू 2 × 10⁻6 × 8 का स्क्वायर, यानी कि 64 × 10⁻6 जूल आपका हो जाएगा। ठीक है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हो, सेल के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सेल के वैद्युत अपघट्य के द्वारा धारा प्रवाह में उत्पन्न किया जाने वाला अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो वैद्युत वाहक बल देखिए क्या हो जाएगा, और टर्मिनल विभवांतर देखिए क्या हो जाएगा। तो वैद्युत वाहक बल का मान सेल के टर्मिनल विभवांतर के बराबर कम
या अधिक हो सकता है। ठीक है ना। जो वैद्युत वाहक बल है, बल का मान सेल के टर्मिनल विभवांतर के बराबर कम या अधिक हो सकता है। बंद परिपथ में सेल से धारा लेते समय टर्मिनल विभवांतर का मान सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना में कम हो जाता होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवों का अंतर ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो बंद परिपथ में सेलों के मध्य सेल के सिरों के मध्य विभवों का अंतर ही सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, ये सेल के प्रकार पर निर्भर करता है। बंद परिपथ में विभवांतर का मान परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ठीक है। विद्युत वाहक बल किसी सेल में आवेश संपूर्ण परिपथ में आवेश प्रवाह हेतु किए गए कार्य में व्यक्त करता है। यह सेल के सिरों के बीच बाह्य परिपथ आवेश प्रवाह हेतु किए गए कार्य को व्यक्त करता है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। एक चालक के पदार्थ की वैद्युत चालकता की गणना कीजिए जिसकी लंबाई 3 मीटर, परिच्छेद क्षेत्रफल 0.02 mm² और प्रतिरोध 2 ओम हो। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो वैद्युत चालकत्व या चालकता क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकत्व कहते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। जी बराबर 1/r होता है। ठीक है। इसका मात्रक ओम की पावर माइनस यानी मोहो होता है अथवा साइमन है। इसका बेमीय सूत्र m की पावर -1 l की पावर -2 t की पावर 3 a की पावर 2 है। चालकता 1/r बराबर 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2 0.5 मोहो आपका हो जाएगा। ठीक है। विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर 1/ρ 1/L/RA बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 2 × 0.02 × 10 की पावर -6। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 7.5 × 10 की पावर 7। क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो वैद्युत चालकता का मान निकाल लिया 0.5 ओम। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या कह रहा है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दें। परमाणु के नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर E/2m जे होता है। सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? ये आपको सिद्ध करना है M बराबर E/2m × J। अथवा सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बलयुग्म टाउ बराबर क्या हो जाएगा? NIAB होता है, जहां प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण क्या है? देखिए, माना एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या हो जाएगा? आप ही आपको समझाते हैं। इसमें आयताकार धारा लूप PQRS लटकाया गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपके जो रेखाएं दिख रही है ना, ये आपकी एक समान चुंबकीय क्षेत्र हैं। ठीक है ना, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको क्या है? लटकाया गया है। इसको वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में क्या हुआ? लटकाया गया है। ठीक है, लटकाया गया है। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो यल की लंबाई यल एक चौड़ाई b है। मतलब ध्यान दीजिएगा, यल तथा लंबाई यल तथा चौड़ाई इसमें क्या है? b है। इसकी मान लो लंबाई क्या है? यल है और चौड़ाई क्या है? यहाँ पे b आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए PQ बराबर RS बराबर यल और QR बराबर SP बराबर b। आप यहाँ पे देख सकते हैं PQ PS यानी Q SP बराबर RQ यानी कि PQ बराबर RS। इस तरीके से आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे, अब थोड़ा थ्योरी को पढ़िए अच्छी तरीके से ध्यान से, तब उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर माना लूप के तल का क्षेत्रफल वेक्टर ए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण बनाता है। क्या बनाता है? थीटा कोण बनाता है। जब लूप में धारा I प्रवाहित की जाती है तब लूप की प्रत्येक भुजा पर चुंबकीय बल कार्य करता है। बलों की दिशाएं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार होगी। भुजाओं PS तथा RQ पर लगने वाले बल F1 वेक्टर F1 व वेक्टर F2 परस्पर व विपरीत बराबर व विपरीत है, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जबकि भुजाओं PQ तथा RS पर लगने वाले बल F3 और F4 आपस में बराबर विपरीत एवं समांतर हैं, अतः एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। तब लगने वाले इस बलयुग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा? टाउ बराबर क्या हो जाएगा? एक बल का परिमाण
इंटू दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबिक दूरी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आई एल बी इंटू बी साइन थीटा बराबर आई एल बी बी साइन थीटा आपका हो जाएगा। टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा आपका हो जाएगा। यदि लूप के स्थान पर अनेक लूपों से बनी कुंडलित तथा परिनालिका या कोई अन्य चुंबकीय द्विध्रुव हो तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए एन बी साइन थीटा आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई ए एन बी साइन थीटा। टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा आपका हो जाएगा। और टाउ इक्वल टू कैपिटल एम वेक्टर यम इंटू वेक्टर बी आपका हो जाएगा, वेक्टर रूप आपका हो। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम की परिभाषा यम बराबर टाउ अपान बी साइन थीटा आपका हो जाएगा। बी बराबर 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, थीटा बराबर 90 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल एम बराबर टाउ आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अतः एकांक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है तथा बीमीय सूत्र एल स्क्वायर ए है। माना किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर परिभ्रमण कर रहा है, तब इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा, जे इज इक्वल टू एम वी आर आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपान वी आपका हो जाएगा। तथा तब लूप में उत्पन्न मुख्य धारा आई बराबर क्या हो जाएगी, ई बाई टी यानी ई बी अपान 2 पाई आर आपका हो जाएगा। तथा लूप का क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा। तब इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम बराबर आई इंटू ए यानी ई बी अपान 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा। तब यम बराबर क्या हो जाएगा, ई वी आर अपान 2 समीकरण नंबर 2 आपका हो जाएगा। यम की दिशा लूप की अक्ष के अनुदिश है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर यम अपान जे बराबर क्या हो जाएगा, ई वी आर अपान 2 इंटू यम वी आर यानी ई बाई 2 यम आपका हो जाएगा। ठीक है, यम बराबर क्या हो जाएगा, ई बाई 2 यम इंटू जे वेक्टर यम बराबर माइनस ई अपान 2 यम वेक्टर जे आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रकाश उत्सर्जक सेल एलईडी क्या है, एक परिपथ खींचकर इसकी कार्यविधि समझाइए, प्रचलित लैंपों की तुलना में इसके लाभ बताइए। ठीक है, तो प्रकाश उत्सर्जन सेल क्या होता है, एलईडी एक ऐसी युक्ति है जो वाइसिंग बैटरी की विद्युतीय ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा दृश्य व अदृश्य प्रकाश व अवरक्त विकिरण में परिवर्तन करती है। अब देखिए, अगर क्रियाविधि की बात करें तो जब एलईडी को अग्रदिशित किया जाता है तो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन कोटर संधि को पार करके पी क्षेत्र तथा पी क्षेत्र के बहुसंख्यक वाहक एन क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार संधि सीमा पर अल्पसंख्यक वाहकों का संदर्ण साम्यावस्था से अधिक हो जाता है। अतः पुनः साम्य स्थापित करने के लिए एक संधि सीमा के दोनों ओर ये अतिरिक्त अल्पसंख्यक वाहक बहुसंख्यक वाहकों से संयोजित हो जाते हैं। देखिए क्या कहने मतलब है इसका, संयोजन की इस प्रक्रिया में मुक्त हुई ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बाहर आती है। तब ऐसे फोटान जिनकी ऊर्जा एलईडी के पदार्थ के निश्चित ऊर्जा बैंड की ऊर्जा के बराबर या उससे थोड़ी भी कम हो, एच न्यू बराबर इज लेस देन आर इक्वल टू ईजी होती है, डायोड के बाहर आ जाते हैं। जैसे जैसे अग्रधारा का मान बढ़ता है उत्सर्जन प्रकाश की तीव्रता भी धीरे धीरे बढ़कर महत्तम मान प्राप्त कर लेती है। आगे देखेंगे, वे डायोड जिनका उपयोग संसूचन तथा शक्ति दृष्टिकरण के लिए किया जाता है अर्धचालकों जैसे जर्मेनियम व सिलिकॉन के बने होते हैं, परंतु इन अर्धचालकों से बने एलईडी दृश्य क्षेत्र के विकिरणों का उत्सर्जन करने में असमर्थ होते हैं। दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करने वाले एलईडी का निषिद्ध ऊर्जा अंतराल कम से कम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होना चाहिए, जो कि अर्धचालकों में जर्मेनियम या सिलिकॉन किसी का भी नहीं होता। प्रचलित लैंपों की तुलना में लाभ, प्रचलित लैंपों की तुलना में इनके निम्नलिखित लाभ हैं। एलईडी की बात करेंगे, एलईडी की दक्षता प्रचलित लैंपों से कई गुना अधिक होती है क्योंकि इनके संचालन हेतु काफ़ी कम विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, आकार में ये अपेक्षाकृत काफ़ी छोटे होते हैं, अतः ये अधिक स्थान घेरते हैं। प्रचलित लैंपों की तुलना में इनका जीवन काल काफ़ी अधिक होता है। इनके पूर्ण प्रतिबंध की बात करेंगे तो इनके लिए लगभग नगण्य समय की आवश्यकता होती है। अन्य प्रचलित लैंपों की तुलना में एलईडी से उत्सर्जित प्रकाश में ऊष्मीय ऊर्जा लगभग नगण्य होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एलईडी ठंडा प्रकाश देता है, साथ ही साथ यह पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र को भी अधिक क्षति नहीं पहुंचाता है।
आगे चलेंगे, जेनर डायोड की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? जेनर डायोड। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जेनर डायोड क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, इसमें वोल्टता नियंत्रक के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, अथवा जेनर डायोड क्या होता है, इसमें वी आई अभिलाक्षणिक वक्र प्रदर्शित कीजिए तथा वोल्टता नियंत्रक के रूप में इसका उपयोग समझाइए। जेनर डायोड क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह दर्शाइए, परिपथ में आरेख की सहायता से समझाइए कि यह वोल्टेज नियंत्रक के रूप में कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो जेनर डायोड के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है, एक पी और एन टाइप का अर्धचालक लगा होता है और इसको बैटरी से संयोजित किया जाता है और इसमें एक प्रतिरोध लगा होता है। अगर इसके सिंबल की बात करें तो ये सिंबल आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या है, जेनर डायोड है। क्या है? जेनर जेनर डायोड होता है। ठीक है, तो जेनर डायोड उत्क्रम अभिन्नत गहन अपमिश्रित सिलिकॉन व जर्मेनियम पी और यन संधि डायोड होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया। यही चीज आपको लिखना है, इसमें कुछ समझना नहीं है आपको। ठीक है ना, जो भंजक क्षेत्र में कार्य करता है, किसमें? भंजक क्षेत्र में कार्य करता है। इसका यह नाम इसके आविष्कारक वैज्ञानिक क्लेरेंस जेनर के नाम पर ही रखा गया है। इसके परिपथ में पश्च धारा को बाहरी प्रतिरोध और डायोड के ऊर्जा क्षय द्वारा सीमित किया जाता है। इसमें सिलिकॉन को उसके उच्च ताप स्थायित्व और धारा क्षमता के कारण जर्मेनियम तुलना में वरीयता दी जाती है। इसका परिपथ चित्र एवं संकेत चित्र में दर्शाया गया है। जेनर डायोड एक ऐसा डायोड है जो सामान्य डायोडों की भांति अग्रदिशित होने पर अग्रधारा को अपने से प्रवाहित होने की अनुमति प्रदान तो करता ही है, इसके साथ क्या करता है, ही उत्क्रम अभिन्नत होने पर भी पश्च धारा आसानी से बह सकती है यदि आरोपित वोल्टता एक निश्चित मान से अधिक हो। वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड क्या होता है? देखिए, जब जेनर डायोड को उत्क्रम अभिन्नत भंजक क्षेत्र में प्रचलित करते हैं तो धारा में अधिक परिवर्तन के लिए इसके सिरों पर वोल्टेज नियत बनी रहती है। यह भंजक विभवांतर Vz के बराबर होती है। यही विभव नियंत्रक के रूप में इसके प्रयोग का सिद्धांत है। ठीक है ना, परिपथ आरेख की क्रियाविधि की बात करेंगे। चित्र में जेनर डायोड को विभव नियामक के रूप में प्रयुक्त करने का परिपथ आरेख दर्शाया गया है। यह लोड प्रतिरोध RL के सिरों के बीच उत्क्रम अभिन्नत अवस्था में जोड़ा जाता है। इसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R जोड़ते हैं। यदि निवेशी वोल्टेज बढ़ती है तो R तथा जेनर डायोड में धारा बढ़ेगी। इससे R के सिरों की वोल्टता बढ़ती है, जबकि जेनर डायोड की वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि भंजक क्षेत्र में होने कारण इसकी जेनर वोल्टता घटती है तो R के सिरों में वोल्टता घटेगी तथा जेनर डायोड की वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस निवेशी वोल्टेज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन R की वोल्टता में वैसा ही परिवर्तन कर देगा, जबकि जेनर डायोड की वोल्टता नियत रहती है। ठीक है, तो ये आप चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार जेनर डायोड एक विभव नियामक के रूप में कार्य करता है। V0 बराबर VZ बराबर IZ इंटू RZ बराबर IL इंटू RL समीकरण नंबर 1 आपका हो जाएगा। ठीक है, VZ बराबर V इन माइनस IR समीकरण नंबर 2 आपका हो जाएगा। चित्र में जेनर डायोड विभव नियामक के लिए निर्गत वोल्टेज तथा निवेशी वोल्टेज के बीच ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। ग्राफ से स्पष्ट है कि उत्क्रम भंजक वोल्टता Vz के पश्चात निर्गत वोल्टेज नियत रहती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नाभिकीय संलयन क्या है? नाभिकीय संलयन में कठिनाइयां बताइए। एक तारे में 3 अल्फा कण एकल नाभिकीय अभिक्रिया में संयुक्त होकर 6C12 नाभिक बनाते हैं। इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। क्या दिया है? अल्फा कण का द्रव्यमान 4.002604 AMU आपका होता है, तो 6C12 नाभिक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 12 AMU आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर दीजिएगा। अब देखिए, इसमें आप देखेंगे अच्छी तरीके से, तो नाभिकीय संलयन क्या होगी? एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर अपेक्षाकृत भारी नाभिक बनाते हैं। ठीक है, तो आंशिक द्रव्यमान की क्षति क्या होगी? डेल्टा एम बराबर क्या होगा? 3 एम अल्फा 3 एम अल्फा माइनस MC12 आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप सभी मान रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0.007812 AMU आपका हो जाएगा। तो मुक्त ऊर्जा क्या होगी? ई बराबर डेल्टा एम इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका हो जाएगा। तो 0.007812 इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? 7.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। L लंबाई की एक तांबे की छड़ B तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
ओमेगा कोणीय वेग से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि क्षण के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर आपका हो जाएगा। माना यह लंबाई की तांबे की एक चालक क्षण ओपी जो सिरे ओ पर किलकित है, एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी घूर्णन तल के लंबवत आरोपित है। चूंकि घूमती हुई क्षण चुंबकीय क्षण फ्लक्स रेखाओं को काटती है, अतः इसमें गतिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है? गतिक विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्षण के प्रत्येक भाग का रेखीय वेग अलग अलग है, अतः हम क्षण की लंबाई से के सूक्ष्म अवयव dx पर विचार करते हैं जो O से x दूरी पर है। इस अवयव का रेखीय वेग क्या हो जाएगा? v बराबर x ओमेगा आपका हो जाएगा। इस अवयव में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? dE बराबर VE dx यानी vx ओमेगा dx बराबर समीकरण नंबर 1 आपका हो जाएगा। यहाँ से चूंकि क्षण का प्रत्येक अवयव वेक्टर b के लंबवत गतिमान है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल समान दिशाओं में होंगे, अतः संपूर्ण क्षण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई क्षण के विभिन्न अवयवों में उत्पन्न प्रेरित वाहक बलों के योग के बराबर होगा। अर्थात ई बराबर इंटीग्रेशन डी ई आपका हो जाएगा। ई का मान यहाँ पर बी एक्स ओमेगा डी एक्स, यानी यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बी ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 जीरो आपका हो जाएगा, यानी कि ई बराबर हाफ वी ओमेगा टी का स्क्वायर, ई बराबर का हो जाएगा हाफ बी ओमेगा टी स्क्वायर आपका हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 ही क्षण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का अभीष्ट व्यंजक है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए स्थापित सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर था, संयोजन की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो, तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो माना दो पतले लेंस L1 व L2 हैं, जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं, संपर्क में रखकर परस्पर संपर्क में रखकर बनाया गया है। इस हमें संयुक्त लेंस की तुल्य फोकस दूरी एफ ज्ञात करनी है। माना एक बिंदु ओ संयोजन के बाहरी ओर मुख्य अक्ष बाहरी ओर मुख्य अक्ष पर u दूरी पर स्थित है। यदि लेंस L2 न हो तो L1 वस्तु O का प्रतिबिंब L डैश पर बनता है। मतलब कि अगर प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा? L डैश पर बनेगा। ठीक है, यानी 1/v डैश बराबर -1/u बराबर 1/f1 समीकरण नंबर 1 आपका हो जाएगा। अब देखिए प्रतिबिंब अगर I डैश दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, अंततः वास्तविक प्रतिबिंब I लेंस L2 से v दूरी पर बनाता है। तो 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f2 समीकरण नंबर 2 आपका हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 समीकरण नंबर 3 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। यदि लेंस संयोजन के तुल्य लेंस की फोकस दूरी f हो तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। समीकरण नंबर 4 आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए समीकरण नंबर 3 व 4 से क्या हो जाएगा आपका? 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए f बराबर क्या हो जाएगा? f1 f2 अपान f1 प्लस f2 हो जाएगा। यहाँ संयोजन की तुल्य फोकस दूरी के लिए सूत्र क्या होगा? f1 बराबर प्लस 30 सेंटीमीटर, f बराबर 15 सेंटीमीटर, f2 क्वेश्चन मार्क आपका हो जाएगा। सरल करने पर f2 बराबर 30 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। दूसरे लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है आपकी। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए नाभिकीय बल क्या होते हैं, इन बलों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो नाभिकीय बल क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, किसी भी परमाणु के नाभिक में दो मूल कण प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। समान रूप से आवेशित कण होने के कारण प्रोटॉनों के बीच एक वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जबकि आवेश रहित न्यूट्रॉनों के बीच इस प्रकार का कोई बल नहीं लगता। ये कण नाभिक के अत्यंत सूक्ष्म स्थान 10⁻⁻15 मीटर में एक साथ कैसे रहते हैं? इस तथ्य को समझने के लिए यह परिकल्पना की गई कि नाभिक के भीतर ऐसे बल कार्यशील रहते हैं जो न्यूक्लियनों को परस्पर नाभिक से एक साथ बांधे रखते हैं। इन बलों को नाभिकीय बल कहते हैं। इन बलों को विषय में निम्नलिखित तथ्य ज्ञात हुए हैं। ठीक, क्या क्या? ध्यान दीजिएगा, ये बल आकर्षण बल हैं, अन्यथा समान आवेश के प्रोटॉन नाभिक जैसे सूक्ष्म स्थान में जमा नहीं रह पाते। ये बल अत्यंत तीव्र हैं। मानव जानकारी में अब तक जितने भी बल ज्ञात हैं उनमें सबसे अधिक तीव्र नाभिकीय बल ही है। ये वैद्युत बल
नहीं है। यदि ये वैद्युत बल होते हैं तो इनके कारण प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण होता और नाभिक की संरचना संभव न हो पाती। ये गुरुत्वीय बल भी है नहीं है। दो न्यूक्लियनों के बीच गुरुत्वीय बल बहुत क्षीण होते हैं जबकि नाभिकीय बल अत्यंत तीव्र होते हैं। ठीक है, ये बल आवेश पर किसी प्रकार के निर्भर नहीं करते, अर्थात विभिन्न न्यूक्लियनों के बीच, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच बल एक समान होते हैं। ठीक है, ये बल अत्यंत लघु परिसर के हैं, अतः ये बहुत कम दूरी, केवल नाभिकीय व्यास -15 मीटर के अंदर तक ही प्रभावी होते हैं। ठीक है, खंड य की बात करेंगे। खंड य आपके लिए क्या हो जाएगा? लॉरेंज बल से आप क्या समझते हो? इसके आधार पर बाह्य क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन 10 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर 1 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, तब वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। इलेक्ट्रॉन की चाल, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, आवर्तकाल। लॉरेंज बल क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जब कोई आवेश कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कार्यरत बल को लॉरेंज, मतलब जब कोई आवेश क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कार्यरत बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, यदि क्यू आवेश वेक्टर वी से चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला बल चुंबकीय बल जो लॉरेंज बल होगा, वेक्टर एफ बराबर क्यू इंटू वेक्टर वी आपका हो जाएगा, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा आपका हो जाएगा। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी अंगुली तथा मध्य अंगुली को इस प्रकार समायोजित करें कि अंगूठा दोनों अंगुलियों के लंबवत रहे, तब यदि तर्जनी अंगुली वेक्टर वी को मध्य अंगुली वेक्टर वी को व्यक्त करती है तो अंगूठा धनावेश पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल लघु उत्तरी खंड आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आंशिक त्वरित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? के बराबर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, 1.6 इंटू 10⁻18 जूल आपका हो जाएगा। तब कण की चाल क्या हो जाएगी? वी बराबर √2k/m आपका हो जाएगा। अब देखिए, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻18 अपान 9 इंटू 10⁻31 आपका हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब देखिए 1.88 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड आपका हो जाएगा। वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या आर बराबर mv अपान ईबी आपका हो जाएगा 9 इंटू 10⁻31 इंटू 1.88 इंटू 10⁻6 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1 इंटू 10⁻5 यानी कि 1.067 मीटर आपका हो जाएगा। टी बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई एम अपान ई बी। अब यहाँ पे 2 का मान, पाई का मान 3.14, एम का मान 9 इंटू 10⁻31 और ई का मान 1.6 इंटू 10⁻19 और 1 इंटू 10⁻5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3.55 10⁻6 सेकेंड आपका हो जाएगा। यम की दिशा लूप की अक्ष के अनुदिश है। समीकरण 2 को समीकरण नंबर 1 से भाग देने पर यम अपान जे आपका हो जाएगा ई वी आर अपान 2 एम वी आर ई अपान 2 आपका हो जाएगा। यम बराबर ई बाई 2 जे या यम बराबर माइनस ई बाई 2 जे आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचिए तथा अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करके प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र प्राप्त कीजिए, अथवा किसी प्रिज्म के लिए अनेक पदार्थ में अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच वक्र तथा अल्पतम विचलन कोण क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, समीकरण डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 माइनस 1। स्पष्ट है कि किसी दिए गए प्रिज्म के लिए विचलन कोण लैम्डा का मान आपतन कोण I1 तथा I2 के मान पर निर्भर करता है। यदि किसी प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर एक वर्णी प्रकाश के आपतन कोण का मान बदल कर संगत विचलन कोण प्राप्त करें तो आपतन कोण I का विचलन कोण लेम्डा के बीच वक्र आपका क्या हो जाएगा? चित्र के अनुसार I माइनस लेम्डा वक्र कहते हैं। चित्र से स्पष्ट है क्या है? ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण I का मान बढ़ने पर विचलन कोण लेम्डा का मान, ठीक है ना, यानी आप थीटा भी कह सकते हैं इसको, मान पहले घटता है और फिर एक न्यूनतम मान प्राप्त करने के पश्चात पुनः क्या होता है? बढ़ता है। विचलन कोण के न्यूनतम मान को अल्पतम विचलन कोण अथवा न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, यानी लैम्डा एम बराबर से लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। विचलन कोण के किसी मान न्यूनतम विचलन को छोड़कर के लिए आपतन कोण के दो मान
I1 और I2 प्राप्त होते हैं। इनमें एक मान आपतन कोण तथा दूसरा मान निर्गमन कोण होता है। क्योंकि प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय है, अल्पतम विचलन की स्थिति में चित्र से क्या हो जाएगा, N1 बराबर R2 I आपका हो जाएगा, अर्थात आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर होता है। R1 बराबर R2 बराबर R हो जाएगा, λ1 बराबर λ2, अर्थात दोनों पृष्ठों द्वारा उत्पन्न विचलन कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना। यदि प्रिज्म के दोनों आधार कोण बराबर हों तो प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर होगी। ठीक है ना। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हम जानते हैं कि यदि किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण अपवर्तक कोण A, इसके प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर आपतन व अपवर्तन कोण I1 व R2 एक दूसरे के अपवर्तक पृष्ठ पर आपतन व निर्गमन कोण R2 व I2 हो, तो समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 बराबर A, लैम्डा बराबर I1 प्लस I2 बराबर I2 माइनस 1 बराबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। अल्पतम विचलन की स्थिति में लैम्डा बराबर लैम्डा एम, आई बराबर I2, या आई माना आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो आर प्लस आर बराबर ए अथवा ए बराबर 2R आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ जब मान रखेंगे तो लैम्डा एम बराबर आई प्लस आई माइनस 1, यानी लैम्डा 1 बराबर 2I अपान 2I माइनस ए। तब स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, ध्यान दें, समीकरण 3 और 4 से आर बराबर A/2 तथा आई बराबर ए प्लस लैम्डा एम अपान 2। ठीक है ना। मान रखने पर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर साइन ए प्लस लैम्डा एम अपान 2 अपान साइन A/2 आपका हो जाएगा। समीकरण नंबर 5 हो जाएगा यहाँ से। यह प्रिज्म के पदार्थ की अपवर्तनांक का सूत्र है। प्रिज्म कोण ए तथा अल्पतम विचलन कोण लैम्डा एम का मान ज्ञात करके समीकरण 5 के द्वारा म्यू का मान ज्ञात किया जा सकता है। चूंकि भिन्न रंगों के लिए लैम्डा एम का मान भिन्न होता है, अतः प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। चलिए, द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, यह यांत्रिक तरंगों तथा वैद्युत चुंबकीय तरंगों से किस प्रकार अलग हैं। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है। इसके समतुल्य है वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। द्रव्य तरंग की बात करेंगे तो गतिमान द्रव्य कण के साथ संबद्ध तरंग को ही द्रव्य तरंग कहते हैं। द्रव्य तरंगे न तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और न ही यांत्रिक तरंगे हैं। किसी गतिमान कण के संबद्ध द्रव्य तरंग अकेली तरंग न होकर इनका समूह होता है जो तरंग पैकेट कहलाता है। इन पैकेट का संवेग समूह वेग कण के वेग के बराबर होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगाने में लिया गया समय t बराबर 2πr अपान v। ठीक है ना। एक सेकंड में चक्करों की संख्या n बराबर 1 अपान टी बराबर v अपान 2πr, r बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम बराबर 5 × 10⁻11 मीटर, v बराबर 2.2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड आपका हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा, 7.0 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड आपका होगा। कक्षा के किसी बिंदु से एक सेकंड में प्रवाहित आवेश q बराबर En आपका हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 इंटू 7.0 × 10⁻15 का हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1.12 × 10⁻³ कूलाम आपका हो जाएगा। ठीक है। समतुल्य वैद्युत धारा I बराबर Q/T आपका हो जाएगा 1.12 × 10⁻³ यानी कि 1.12 × 10⁻³ एम्पियर आपका हो जाएगा। I बराबर 1.12 मिली एम्पियर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, चल कुंडल धारामापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। धारा की सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। सुग्राहिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। धारामापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं। 100 ओम के प्रतिरोध वाले धारामापी में 5 मिली एम्पियर का पूर्ण विक्षोभ उत्पन्न होता है। इस धारामापी को 10 एम्पियर परास के अमीटर से कैसे बदलते हैं। ठीक है। तो चल कुंडल धारामापी का सिद्धांत। चल कुंडल धारामापी एक ऐसा उपकरण है जो परिपथ में धारा संचूषण करने में काम आता है। इसका सिद्धांत 2 तथ्यों पर आधारित है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल आघूर्ण लगता है। टाउ = mb sin थीटा समीकरण नंबर 1 आपका हो जाएगा। ठीक है। निलंबस तार में प्रत्यास्थता के कारण उसमें प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जो उसे साम्यावस्था में लाने का प्रयास करता है। टाउ = k phi समीकरण नंबर 2 आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए, जहां फाई तार में उत्पन्न ऐंठन है, साम्यावस्था फाई बराबर mb अपान k आपका हो जाएगा। थीटा बराबर 90 डिग्री, चूंकि त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र लगा है तो फाई बराबर IAN अपान k इंटू बी आपका हो जाएगा। अर्थात उत्पन्न विक्षेप फाई बराबर फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। धारा सुग्राहिता धारामापी में उत्पन्न विक्षेप फाई तथा उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात में धारा सुग्राहिता कहते हैं। धारा सुग्राहिता फाई अपान I
एन ए बी अपान के रेडियन प्रति एम्पियर आपका हो जाएगा, जहाँ के ऐंठन नियतांक है। कुंडली में फेरों की संख्या n, फेरे के क्षेत्रफल a, चुंबकीय क्षेत्र b को बढ़ाकर तथा कम ऐंठन नियतांक वाली कमानी प्रयोग करके सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है ना। धारामापी को अमीटर में बदलना, कम प्रतिरोध वाला शंट धारामापी में समांतर क्रम में जोड़कर धारामापी को अमीटर में बदला जा सकता है। जी धारामापी का प्रतिरोध आई जी पूर्ण विक्षोभ धारा तथा आई अमीटर की परास हो तो यस का मान यस बराबर आई जी अपान आई माइनस आई जी आपका हो जाएगा। उच्च प्रतिरोध को धारामापी के श्रेणी क्रम में जोड़कर धारामापी को वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। आर एस बराबर वी अपान आई जी माइनस जी कैपिटल जी आपका हो जाएगा। जी बराबर 100 ओम, आई जी बराबर 5 × 10⁻³ एम्पियर, आई बराबर क्या हो जाएगा 10 एम्पियर आपका हो जाएगा। तब आवश्यक शंट यस बराबर क्या हो जाएगा आई जी अपान आई माइनस आई जी आपका जी कैपिटल जी हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 5 × 10⁻³ अपान 10 माइनस 5 × 10⁻³ इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा 0.05 ओम आपका हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर सकते हैं और महाभारत बैच में अपने सभी साथियों को जरूर जोड़ने के लिए कहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।